ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे भारत की मानव प्रजातियां तथा जनजातियां, अर्थात भारत में कौन सी मानव प्रजातियां पाई जाती हैं और जनजातियां। सबसे पहले हमें प्रजाति का अर्थ का पता होना चाहिए। प्रजाति होती क्या है, इसका अर्थ देखो। जाति और प्रजाति में अंतर होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को उनकी जैविक विशेषता के आधार पर कुछ वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जाति। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जैविक जीवों को उनकी विशेषताओं के आधार पर जिसमें डिवाइड करेंगे क्या कहलाएंगे, जाति। जैसे मानव जाति हो गई, पशु जाति हो गई, पक्षी जाति हो गई, ये सब। मानव जाति को भी फिर उपवर्गों में बांटा गया, उन्हें क्या कहेंगे हम, प्रजाति। प्रजाति का अभिप्राय उस मानव वर्ग से है जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो। इन शारीरिक लक्षणों में शरीर का कद हो गया, आँखों की बनावट हो गई, सर की बनावट हो गई, ये सब होते हैं, न कि किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक वर्ग से है। इसी आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा, प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि किसी सभ्यता को, अर्थात किस नस्ल का मानव है। इसकी डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी। सबसे पहले किसने दी, कोबर ने। इनके अनुसार देखो, प्रजाति एक मानव जैविक अथवा प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रम, नस्ल, जननांगिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित है। ये एक मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। फिर विडाल डी लाप्लास ने क्या कहा, उनके अनुसार प्रजाति का तात्पर्य उस कायिक वर्गीकरण से है जो मानव की शारीरिक, अवकारिकी तथा शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है। फिर किसने दी, बीजर के अनुसार एक प्रजाति मनुष्य के उपविभाग है जिसमें कुछ भौतिक लक्षण, कुछ प्रकृति की देन होते हैं। हैडन के अनुसार प्रजाति एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है जिसकी सामान्य विशेषता आपस में समरूपता दिखाती है। यह एक जैविक नस्ल है जिसे प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। अब देखो, प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर D.N. मजूमदार के अनुसार यदि मनुष्यों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूह से अलग पहचाना जा सके तो उसे क्या कहेंगे, जैविक समूह के सदस्य आपस में कितने ही बिखरे हुए क्यों न हो, वे एक प्रजाति हैं। अब देखो, प्रजातियों का उद्भव और विकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ। मानव प्रजातियों को उद्विकास एक जटिल प्रक्रिया है। प्रजातियों के उद्भव के विषय में मानव का ज्ञान अभी अधूरा है। कोबर के अनुसार प्रजातियों के बनने से कम लाखों साल लगे होंगे। किन कारकों में उनमें अंतर उत्पन्न होता है, पृथ्वी के किस भाग पर प्रत्येक ने अपनी विशेषताओं को ग्रहण किया, वे आगे कैसे विभक्त हुए, विभिन्न प्रजातियां पुनः कैसे मिश्रित हुई, इन सब सवालों का उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, मानव प्रजातियों की शारीरिक रचना के बाह्य लक्षणों में अंतर उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक कौन से, अर्थात उसकी शारीरिक बनावट के ऊपर कौन से प्रमुख प्रभाव डाल रहे हैं। उसमें देखो, जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्रंथिरस प्रभाव हो गया, छांट और जैविक परिवर्तन हो गया, फिर प्रजातीय मिश्रण। सबसे पहले देखो, जलवायु परिवर्तन में ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव जाति का उद्भव अंतरहीम युगों में हुआ था। उस समय जहाँ जलवायु गर्म थी, सभी लोग शिकार और जंगल, कंदमूल, फलों से अपना जीवन यापन करते थे। कालांतर में हिमयुग के आने पर मध्य एशिया की जलवायु ठंडी हो गई तथा वन और स्टेपी की गर्म जलवायु की पेटी दक्षिणी की ओर खिसक गई। परिणाम स्वरूप मध्य एशिया का मानव भी भोजन सामग्री के पीछे पीछे दक्षिणी की ओर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का प्रवास कर गया। हजारों सालों बाद हिमयुग के समाप्त होने पर मध्य एशिया में पुनः गर्म जलवायु का आगमन हुआ। वनस्पति और जंतुओं की पेटियां फिर उत्तर की ओर खिसकी। परिणाम स्वरूप प्रवासी समूह मानव के कुछ लोग अपने मूल स्थान मध्य एशिया की लौट गए, परंतु बहुत से लोग वहीं ठहर रहे। दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अब तक गर्म हो चुकी जलवायु का असर वहाँ रहने वाले मानव की शारीरिक रचना पर पड़ा। तेज धूप और गर्मी के कारण त्वचा का रंग काला हो गया, लंबे होंठ हो गए, मोटे हो गए। इसके विपरीत मध्य एशिया में विकसित प्रजाति अपेक्षाकृत उजला, सिर चौड़ा बना रह गया मनुष्य की त्वचा के रंग के आधार पर। फिर इन्होंने दूसरा बताया, ग्रंथिरस प्रभाव, अर्थात ग्रंथिरस से मानव की प्रजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा। इनके अनुसार लोग एक ही पितरों की संतानें हैं। प्रजातीय भिन्नता तो शरीर की ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये ग्रंथियाँ कुछ रासायनिक तत्वों से निकलती रहती हैं, हार्मोन्स कहा जा सकता है। जैसे पीयूष ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने के कारण कॉकेशियन प्रजाति के लोग लंबे कद, भारी शरीर, विकसित भौहें व सुंदर नाक वाले होते हैं। इसके विपरीत गल ग्रंथि के निष्क्रिय होने के कारण मंगोलियन प्रजाति के लोग की नाक और चेहरा चपटा तथा ललाट उभरा हुआ रह जाता है।
ऐसे लोगों के कद भी नाटा रह जाता है। एंड्रिनल ग्रंथि त्वचा के वर्ण के प्रभावित करती है। फिर है छांट और जैविक परिवर्तन पे। इसमें देखो किसी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके जीन्स में भी मिल जाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहते हैं, यद्यपि दीर्घकाल में कई कारणों से इनमें परिवर्तन भी आ सकता है। शारीरिक लक्षणों में यह परिवर्तन प्राकृतिक छांट के द्वारा होता है। सबसे प्रभावशाली कारण प्रवास होता है। ये भिन्न भिन्न स्वभाव, बल, बुद्धि वाले सम्मिलित रहते हैं। जब कोई मानव वर्ग या प्रजाति प्रवास करके दूसरी जगह जाती है और वहाँ की जलवायु में कई सालों तक रह जाती है तो वह उसी की तरह हो जाती है। फिर देखो प्रजाति मिश्रण, अर्थात कई जातियों का मिश्रण। प्रजातियाँ आक्रमण, स्थायी बसाव, प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक धार्मिक उद्देश्यों के कारण विभिन्न महाद्वीपों में स्थानांतरित होती रहती हैं। पारस्परिक संपर्क से भिन्न भिन्न मानव प्रजातियों के आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और मिश्रित जातियों का विकास हो गया। अमेरिका में निग्रो और श्वेत जातियों का मिश्रण इसका उदाहरण है। इस प्रकार मूल यूरोपीय तथा जापानी यूरोपीय, अमेरिकन, इंडियन, यूरोपीय, ऑस्ट्रेलियाई प्रभावित जातियां हैं। फिर प्रजातियों के वर्गीकरण के अभिलक्षण, अर्थात वर्गीकरण इनका कैसे होता है। सबसे पहले बाह्य अथवा अनिश्चित शारीरिक लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं बाह्य, और दूसरे आंतरिक अर्थात जो दिखाई नहीं देते निश्चित शारीरिक लक्षण। बाह्य लक्षण वे होते हैं जो हमें सामने दिखाई देते हैं। इन्हें पहचानने अथवा लक्षित करने के लिए किसी यंत्र अथवा उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाह्य लक्षणों में मुख्यतः त्वचा का रंग, बालों की बनावट, शरीर का कद, मुख आकृति, आँखों का रंग, ये सब होते हैं, मतलब जो हमें दिखाई दे जाएं। आंतरिक लक्षण वे होते हैं जो हमें ऊपर से साफ साफ दिखाई नहीं देते। इन्हें लक्षित करने के लिए यंत्रों की जरूरत होती है। पैमाइश योग्य होने के कारण इन्हें निश्चित लक्षण कहा जाता है। कपाल, धारिता, नासिका सूचकांक, रक्त समूह तथा हड्डियों के ढांचे कुछ ऐसे ही लक्षण हैं। फिर त्वचा का रंग, यह एक ऐसी शारीरिक लक्षण है जिसे दूर से देखते ही मानव की प्रजाति का अनुमान लगाया जा सकता है। चमड़ी का रंग काला, पीला, गोरा, 3 तत्वों की कमी या अधिकता के कारण या चमड़ी में मलेनियम अधिक पाया जाता है तो चमड़ी का रंग काला, गहरा भूरा हो जाता है। कैरोटीन की अधिकता से चमड़ी का रंग पीला और रक्ताणुओं की अधिकता से गोरा रहता है। फिर बालों की बनावट के आधार पर हैडन ने प्रजातियों के वर्गीकरण में सिर के बालों की बनावट को दो कारणों से महत्वपूर्ण माना। पहला, बालों की बनावट पर जलवायु, वातावरण, आयु, लिंग, भोजन आदि का नगण्य प्रभाव पड़ता है। बालों की बनावट पैतृक होती है जो वंशानुक्रम में आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी परिलक्षित होती है। बालों की बनावट इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक बाल की ऊर्ध्वकाट में उसका व्यास कितना होता है। इसे केश सूचकांक कहा जाता है। जैसे छल्लेदार बाल हो गए निग्रो के, लहरदार बाल, फिर काकेशियन प्रजाति के, फिर सीधे बाल। फिर शरीर का कद सबसे ज़्यादा स्पष्ट होने के कारण बावजूद प्रजातियों के वर्गीकरण में शारीरिक कद का अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रजातियों में छोटे और बड़े सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं। फिर भी मानवशास्त्री टिपिनार्ड ने कद के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। आधुनिक मानव की औसत ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होती है। शरीर की ऊंचाई पर जलवायु के प्रभाव के अतिरिक्त भोजन का, रहन सहन का भी प्रभाव पड़ता है। फिर सिर की बनावट तथा कपाल सूचकांक के आधार पर मानव की शारीरिक बनावट में सिर की आकृति अपेक्षाकृत अधिक स्थायी लक्षण है। शरीर के अन्य अंगों में परिवर्तन होने पर ये सबसे कम परिवर्तन होते हैं। इसलिए शरीर की आकृति की प्रजातियों के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण माना जाता है। सिर की आकृति का निर्धारण कपाल सूचकांक और शीर्षस्थ सूचकांक द्वारा किया जाता है। शीर्षस्थ सूचकांक ज्ञात करने के लिए सिर की चौड़ाई सिर की लंबाई से भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है। फिर नासिका की बनावट तथा नासिका सूचकांक, फिर कपाल धारिता, फिर मुख आकृति। देखो मुख की आकृति में मुख आकृति पर सिर तथा जबड़े की बनावट का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। सामान्यतः लंबे सिर वालों के चेहरे लंबे, चौड़े, गोल, सिर वालों के चेहरे गोल, चौड़े कम होते हैं। मानव के आरंभिक काल में निर्मित प्रजातियों के मनुष्यों के जबड़े अधिक उभरे हुए थे। ये अधिकतर निग्रो लोगों के समय पाए जाते थे। फिर है नेत्र कोटर सूचकांक, फिर रक्त वर्ग सूचकांक।